लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक मोटा लड़का जू फैन से मिलता है और उसे कहता है क्या तुम qianlong पवेलियन के अंदर जा रहे हो, वहाँ पर जाकर मिस लांगनुई को मेरा मैसेज देना कि वो बाहर मुझसे मिलने के लिए आए। अगर वो नहीं आती तो मैं यहीं पर दरवाजे पर लेट जाऊंगा और जहाँ से नहीं जाऊंगा। जू फैन उसे कहता है अच्छा ठीक है तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं अंदर जाते ही लांगनुई को तुम्हारा मैसेज दे दूंगा। फिर जू फैन अंदर आ जाता है और कहता है शुक्र है मैंने अपनी हंसी के ऊपर बहुत ज्यादा काबू रखा, वरना उसकी बातें सुनने के बाद मुझे तो हंसी आ रही थी। मैं उसके सामने हंस तो सकता था लेकिन वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसे 7 फैमिली के बंदे को अपना दुश्मन बना लूं। वो भी अंदर चलते हुए जा रहा होता है कि सामने उसे लांगनुई नजर आती है। वो उसे कहता है मिस नुई काफी दिन हो गए आपको नहीं देखा, कैसी हैं आप। लांगनुई से कहती है मैं तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, लेकिन अब जबकि तुम्हें देख लिया है तो मेरा पूरे का पूरा दिन खराब हो चुका है। जू फैन कहता है चलो छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये बताओ अंकल जू यहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है। लांगनुई से कहती है नहीं वो यहाँ पर नहीं है। जू फैन कहता है इसकी शक्ल देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मास्टर जू यहाँ पर नहीं है, ये सच बोल रही है। लगता है कि लांगजी भी मास्टर जू के साथ ही गया हुआ है, दोनों किसी काम से बाहर निकले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन साथ ही जू फैन कहता है मेरे पास अभी भी एक मसला है जिसे हल करना है, वो मोटू लड़का अभी बाहर खड़ा है, मुझे उसके मैसेज को भी तो पहुंचाना है। जू फैन कहता है वैसे तो वो मोटू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर मुझे उस मोटू की तवज्जो हासिल करनी है, यानी अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा दोस्त बन जाए तो फिर मुझे मिस नुई को उसके सामने लेकर जाना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मिस लांगनुई मेरे साथ बाहर चली जाए। और साथ ही वो अपने मुंह पे हाथ रख के अपनी हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लांगनुई से कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। जू फैन उसे कहता है कुछ भी नहीं। नुई से कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ तो है जिसकी वजह से तुम इतना ज्यादा हंस रहे हो। जू फैन कहता है असल में बात यह है कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का खड़ा है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा अमीर लड़का है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ पर आने से पहले उसने मुझे कहा था कि तुम एक मैसेज दे दूं कि अगर तुम उससे मिलने के लिए बाहर नहीं जाती तो वो तुम्हारे दरवाजे के सामने लेट जाएगा। साथ ही वो मिस लांगनुई को कोनी मारते हुए कहता है जल्दी से बताओ कौन है वो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लांगनुई एक तो शर्मिंदा हो जाती है और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है और वो सीधी बाहर चली जाती है उस मोटू से मिलने के लिए। लांगनुई गुस्से में आती ही उसे कहती है मोटू मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से चले जाओ, मैंने पहले ही तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, फिर तुम बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो। वो मोटू आगे से रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है मिस नुई मैंने तुम्हें पहली बार तब प्रपोज किया था जब तुम 10 साल की थी, यानी कि हम दोनों ही 10 साल के थे। अब हम दोनों ही 20 साल के हो चुके हैं, 10 साल गुजर चुके हैं। मैंने 10 सालों में कम से कम 1000 बार तुमसे पूछा होगा प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। 10 सालों में तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, तुम्हारा दिल क्यों नहीं पिघल रहा। जू फैन भी लांगनुई के पीछे पीछे बाहर आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने के लिए कहता है इसका दिल जरूर पिघलेगा, तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो। वैसे भी लांगनुई को तुम्हारे जैसे लड़के बहुत ज्यादा पसंद है जो कि बहुत ज्यादा पैशनेट है, तुम तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो जो रोज इसके लिए यहाँ पर आते हो। मोटू भी जू फैन की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जबकि लांगनुई को उसकी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। लांगनुई कहती है पहले क्या एक काम था मुझे तंग करने के लिए, अब ये दूसरा भी यहाँ पर आ गया और ये वाला तो बहुत ज्यादा होशियार है। लेकिन साथ ही लांगनुई कहती है मेरे पास भी एक तरीका है जिससे मैं इसको इसी की चाल में फंसा दूंगी। लांगनुई शर्माना शुरू कर देती है और मोटू से कहती है मेरी बात सुनो, असल में बात यह है कि तुमने बचपन से ही मुझे बहुत ज्यादा चाहा है और हम दोनों बचपन से एक साथ खेलते कूदते रहे हैं, लेकिन मैं जब बड़ी हुई तो मुझे किसी और से प्यार हो गया। मुझे पता है कि तुम बचपन से ही मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन अब मेरे दिल में कोई और बसा है। वो मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कौन है वो कमीना, जल्दी से मुझे उसका नाम बताओ, मैं उसको मार डालूंगा। जबकि जू फैन को समझ आ रही होती है कि लगता है कि मैं फंसने वाला हूँ। लांगनुई जू फैन की तरफ देखती है, वो मोटू भी घूर कर जू फैन की तरफ देखता है। जू फैन कहता है हो गया सत्यानाश, मुझे लगा ही था ये मेरा ही नाम लेगी। मोटू गुस्से के साथ जू फैन से कहता है मैं कब से यही सोच रहा था कि तुम अपनी मर्जी से qianlong पवेलियन में आजा कैसे सकते हो जबकि तुम्हारा ताल्लुक है ही नहीं qianlong पवेलियन वालों के साथ, इसका मतलब तुम लांगनुई से प्यार करते हो। जू फैन से कहता है ब्रदर मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मोटू आगे बढ़ के जू फैन को कॉलर से पकड़ लेता है। जू फैन अभी भी उसे कह रहा होता है प्लीज मेरा गला छोड़ दो, ये तो सिर्फ एक गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं और लांगनुई इस हमारे दरमियान में कुछ भी नहीं। वो मोटू फिर से रोना शुरू कर देता है और लांगनुई से कहता है मुझ में ऐसा क्या बुरा है जो तुम मुझे छोड़कर इस लड़के के पीछे पड़ी हो, आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है, तुम मेरे जैसे हैंडसम लड़के को इस बद्दे से लड़के के साथ कैसे कंपेयर कर सकती हो। लांगनुई से कहती है अच्छा ठीक है बस करो, मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर फैंगलिन सिटी में क्या करने के लिए आए हो। वैसे तो तुम्हारी इंपीरियल फैमिली तुम्हें अपने महल से बाहर नहीं निकलने देती, यहाँ पर किस काम के लिए आए हो तुम। मुझे पता है किसी जरूरी काम से ही आए होगे, इसलिए मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और जाओ जाकर अपना जरूरी काम करो। वो मोटू से कहता है कोई भी जरूरी काम इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तुम मेरी फ्यूचर वाइफ हो, तुम्हारे लिए मैं कोई भी काम छोड़ सकता हूँ। मोटू कहता है मैंने स्पेशली अपने डैड से कहा था कि मुझे ये वाला काम करना है, इसीलिए मैं उनकी मिन्नतें करके यहाँ पर आया हूँ ताकि तुमसे मिल सकूं। लेकिन यहाँ पर आकर मुझे कुछ और ही पता चल रहा है, यहाँ पर तो कहानी का कैरेक्टर ही बदल चुका है। और साथ ही वो बहुत ही गुस्से के साथ जू फैन से कहता है चलो फिर एक फाइट करते हैं। जू फैन भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसने खुद से मेरे साथ फाइट करने का कहा है। हालांकि बाकी के जितने भी यंग मास्टर्स होते हैं वो अपने गार्ड्स को फाइट करने के लिए आगे भेजते हैं। उसी वक्त एक गार्ड भागता हुआ आगे आता है और उसे कहता है यंग मास्टर आपकी बॉडी हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस है, आप इस तरह किसी से फाइट नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर्स दें, हम इस लड़के से फाइट करते हैं। मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और पीछे खड़े रहो, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं यहाँ पर अपनी लांगनुई के लिए फाइट करने वाला हूँ। अगर मैं अपनी लांगनुई के लिए किसी से फाइट नहीं कर सकता तो मैं फ्यूचर में उसे क्या प्रोटेक्ट करूंगा। अगर तुम सारे गार्ड्स मिलकर मेरी हेल्प करते हो तो इस तरह लांगनुई की नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। जू फैन मुस्कुराता है और कहता है ठीक है मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, लेकिन एक बात है तुम्हारे सारे के सारे गार्ड्स मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर हम दोनों फाइट करते हैं और मैं तुम्हें हरा देता हूँ और ये सारे मुझे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मैं इनमें से किसी को भी हरा नहीं पाऊंगा। वो मोटू से कहता है क्या तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि ये 1-on-1 फाइट होने वाली है, मेरे गार्ड्स इस सब में शामिल नहीं होंगे। जू फैन
से कहता है मुझे तुम्हारी बात पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे बताओ अगर मैं तुम्हें पीटता हूँ, बहुत ज्यादा पीटता हूँ, तो क्या तुम्हारे गार्ड चुपचाप खड़े देखते रहेंगे? नहीं, वो लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पीटना शुरू कर देंगे। वो मोटू उसकी बात सुनने के बाद अपने गार्ड से कहता है तुम सब लोग यहीं पर रहोगे, कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मैं इस लड़के के साथ फाइट करके आता हूँ, अगर तुम में से कोई मेरे पीछे आया तो मैं उसको मार डालूंगा। मोटू ज़ू-फैन से कहता है तुम अपनी ये लोकेशन चूज करो, हम लोग वहाँ पर जाकर फाइट करेंगे, हम दोनों वहाँ पर अकेले होंगे, सिर्फ लॉन्गनुई हमारे साथ जाएगी। ज़ू-फैन उसे कहता है चलो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। लॉन्गनुई ज़ू-फैन से कहती है लगता है आज तुम्हारा मार खाने का बहुत ज्यादा मूड है, लेकिन साथ ही वो उसे धमकी देते हुए कहती है अगर तुम दोनों की फाइट के दौरान ये मोटू जख्मी हो जाता है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारी क़ियानलंग पवेलियन वाले भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये मोटू लड़का है कौन। ज़ू-फैन हल्का सा मुस्कुराता है और लॉन्गनुई से कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का दिल का बुरा नहीं है, ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। लॉन्गनुई इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और तीनों चलते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं। ज़ू-फैन मोटू से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, बहुत ज्यादा बहादुर भी हो, जो अपने गार्ड्स के बिना यहाँ तक मेरे साथ आ गए। वो मोटू से कहता है मैं अपने वर्ड्स पर पूरा उतरता हूँ, मैंने तुम्हें जुबान दी थी वो मैंने उसको पूरा किया, और वैसे भी ये मसला मेरे और लॉन्गनुई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज मैं तुम्हें यहाँ पर हरा देता हूँ तो उसके बाद तुम कभी अपनी मुझे शक्ल मत दिखाना और लॉन्गनुई के आसपास तो बिल्कुल भी मत दिखना मुझे। ज़ू-फैन उसे कहता है लेकिन क्या तुम वाकई में श्योर हो, कहीं मैंने यहाँ पर पहले से लोगों को छुपा कर रखा हो और वो सारे लोग मिलकर तुम्हें मार डालें। वो मोटू जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने आसपास देखना शुरू कर देता है और कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इधर उधर देखने के बाद वो वापस आ जाता है और ज़ू-फैन से कहता है अगर तुम इस तरह की गंदी ट्रिक यूज करते हो तो इसके बाद लॉन्गनुई कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी, क्योंकि ये कोई फेयर स्क्वायर मैच ना हुआ, तुम्हें तो मर्दों की तरह मुझसे सामने सामने मुकाबला करना होगा। अगर कुछ लोगों को साथ मिलाकर तुम मुझे हरा भी देते हो तो भी मैं ही जीतूंगा। ज़ू-फैन उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम तो मुझे वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आए, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, चलो फिर 1-on-1 फाइट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। ज़ू-फैन अभी वहीं पर हंसकर बातें कर रहा होता है कि उसी वक्त वो मोटू आगे बढ़ता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। ज़ू-फैन पंच खाने के बाद उस मोटू से कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो जिस तरह की तुम बातें कर रहे थे, लेकिन तुमने तो मेरे पर स्नीक अटैक कर दिया, मेरा तो तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं था। वो मोटू से कहता है ये कोई स्नीक अटैक तो नहीं था, तुमने बातों बातों में कहा कि चलो फिर मैच शुरू करते हैं और देखते हैं कौन जीता है, तो मैंने तुम पर अटैक कर दिया, तो तुम्हारी गलती है कि तुम्हारा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं था। ज़ू-फैन भी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था ये मोटू बहुत ज्यादा शरीफ इंसान है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होशियार है, बाहर से देखने पर ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। वो मोटू ज़ू-फैन से कहता है अब क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्या तुम मुझसे फाइट नहीं करना चाहते? जितनी पावर्स तुम्हारे पास है मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे फाइट भी कर पाओगे। ज़ू-फैन फिर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा वीक हूँ, इसलिए तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। लेकिन साथ ही ज़ू-फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ उंगली का इशारा करते हुए कहता है मिस लॉन्गनुई ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? कपड़े उतारने वाली बात का सुनते ही वो मोटू लड़का लात टपकाते हुए जल्दी से पीछे की तरफ अपना चेहरा घुमा लेता है, लेकिन उसी वक्त ज़ू-फैन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आता है और उस मोटू के चेहरे पर एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे वो लुढ़कता हुआ पीछे दूर जाकर गिरता है। लॉन्गनुई भी उसे चिल्लाकर कहती है तुम तो बहुत ही घटिया इंसान हो, तुम इस तरह की ट्रिक कैसे यूज कर सकते हो? जबकि ज़ू-फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये तो एक वार टैक्टिक है, तुम्हें पता है कि वो 7th लेयर पर है और मैं 5th लेयर पर हूँ, इसलिए वो मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मैं अगर इस तरह की ट्रिक यूज नहीं करूंगा तो फिर मैं जीतूंगा कैसे? मोटू उठकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी नुई के बारे में इस तरह की बात करने की, तुमने तो उसकी बेइज्जती कर दी, अब तुम्हें ऐसा करने पर इस बात की सजा दी जाएगी। ज़ू-फैन उसे कहता है मैंने तो उसकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने तो बस कुछ अल्फाज बोले और तुमने जल्दी से अपना सर पीछे की तरफ घुमाकर ये साबित कर दिया कि तुम एक ठरकी लड़के हो। मुझे ये बताओ जैसे मैंने वो बात कही कि वो अपने कपड़े उतार रही है, तुम्हारे ज़हन में क्या था? तुमने क्या सोचकर पीछे की तरफ अपना चेहरा घुमाया था? तुम्हें नहीं लगता कि तुमने भी मिस नुई की बेइज्जती की है? मोटू ज़ू-फैन की बात सुनने के बाद सोचना शुरू कर देता है ये लड़का जो कुछ भी कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने तो सिर्फ कुछ अल्फाज कहे थे और मेरे ज़हन में अचानक एक पिक्चर आई और साथ ही वो शर्माते हुए कहता है हाँ वाकई में ऐसी ही बात है, मैं तो बहुत ही गंदा सोच रहा था, इसलिए इस सब के लिए मुझे ज़ू-फैन को ब्लेम नहीं करना चाहिए। इस सब में ज़ू-फैन की तरह मैं भी उतना ही ज्यादा गुनहगार हूँ। जबकि ज़ू-फैन सोच रहा होता है पता नहीं ये किस तरह की गंदी पिक्चर अपने ज़हन में सोच रहा है। वो मोटू थोड़ी देर सोचने के बाद ज़ू-फैन से कहता है अच्छा ठीक है इस बात को भूल जाओ, चलो अब सीरियसली फाइट करते हैं, और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। बड़ी स्पीड के साथ ज़ू-फैन को पंच मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है और साथ ही ज़ू-फैन से कहता है बच्चे तुम सामने से हट सकते हो, तुम्हें डायरेक्टली हिट होने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ एक कंपटीशन है, अगर तुम्हें मेरा पंच लगेगा तुम बहुत ज्यादा जख्मी हो जाओगे, लेकिन अगर तुम सामने से हट जाते हो तो ये तुम्हारी हार होगी और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन ज़ू-फैन आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और अपने हाथ पर अपनी डार्क की को रिलीज करते हुए अपना हाथ उसकी तरफ सामने करता है। मोटू कहता है लगता है कि तुम मरना चाहती हो, तुम्हें जीने की कोई ख्वाहिश नहीं, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे वीक हो, मैं 7th लेयर पर हूँ जबकि तुम 5th लेयर पर हो, इसलिए चुपचाप साइड पर हट जाओ नहीं तो मेरे पंच से तुम जख्मी हो जाओगे। लेकिन ज़ू-फैन सामने से नहीं हटता और वो मोटू सीधा आकर उसे पंच मारता है और ज़ू-फैन के हाथ के साथ जैसे ही उसका पंच टकराता है वो मोटू पीछे की तरफ गिर जाता है। गिरने के बाद वो मोटू भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इस लड़के से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस लड़के की वजह से पीछे कैसे गिर गया, ये लड़का मुझसे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। जबकि वहीं पर खड़ी लॉन्गनुई भी जो बात सोच रही होती है, हालांकि मेरे और ज़ू-फैन के दरमियान में ताल्लुक
कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी स्ट्रेंथ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये वो वाहिद लड़का है जिसने क्यानलांग पवेलियन में आए हुए 2 योमिंग वैली के बड़े एल्डर्स को मारा है, वो भी अपनी इस थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ ही। और मुझे इस बात का तो पहले से ही पता था कि ये मोटू इसके सामने नहीं टिक पाएगा। ज़ू फैन भी आगे बढ़ता है और उस मोटू से कहता है, तुमने फाइट के दौरान अपनी फुल पावर को क्यों नहीं यूज किया? मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया, तुम क्या सोच रहे हो? वो मोटू से कहता है, मेरी हार हो चुकी है, मैं अपनी हार मानता हूँ। इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैंने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज किया या नहीं, क्योंकि तुम मुझसे लो पावर के हो। अगर मैं तुम पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करता हूँ तो ये तो वैसे भी मेरी हार होगी, क्योंकि मैं एक ज्यादा ताकतवर होने के बावजूद एक छोटे लड़के पर अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं करना चाहता। ज़ू फैन उसके सामने अपना हाथ करते हुए उसे उठाता है और कहता है, मेरी आंखों में ये सिर्फ और सिर्फ मर्सी के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये तो तुम्हारा बड़ापन है जो तुमने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया और मेरी जान बख्श दी। मोटू भी ज़ू फैन की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ये लड़का तो वाकई में अमेजिंग है। इसने बहुत ही जल्दी मेरी सोच को पढ़ लिया कि मैंने इसके ऊपर एहसान किया है और फुल स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया। मोटू उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम तो वाकई में बहुत ही कमाल के हो, तुम वाकई में मिस लांग नुई के काबिल हो, तुम दोनों आपस में अच्छे से रहोगे। साथ ही वो लांग नुई से कहता है, सिस्टर नुई, तुम दोनों बहुत ही अच्छे से रहोगे, तुमने अपने लिए बहुत ही अच्छे इंसान का इंतखाब किया है। एक दिन ये लड़का जरूर बड़ा होगा, फिर तुम दोनों शादी कर लेना। उसी वक्त वहाँ पर उन पर अटैक होता है। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और मोटू को वहाँ से साइड पर कर लेता है और उसे उस अटैक से बचा लेता है। अटैक से बचने के बाद वो मोटू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और विमिंग से कहता है, ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे अटैक से बचा लिया। ज़ू फैन से कहता है, अभी अपने शुक्रिया को अपने पास रखो, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत सारे असैसिन्स हैं जो तुम पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग निकल आते हैं। मिस नुई कहती है, अब हम लोग क्या करेंगे? जबकि ज़ू फैन कुछ भी नहीं कहता। वो मोटू आगे बढ़ता है और उन सब लोगों से कहता है, तुम सब लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हो, ये सारे लोग मुझसे रिलेटेड नहीं है, इन्हें यहाँ से जाने दो। उन अटैकर्स का बॉस आगे बढ़ता है और मोटू से कहता है, तुम तो वाकई में रॉयल ब्लड रखते हो, रॉयल फैमिली का मेंबर होने के नाते तुम्हारे अंदर तो एक एम्परर होने की सारी निशानियां हैं। तुम अपने लोगों के लिए अपनी जान देने को तैयार हो, लेकिन हम तुम्हारे जितने अच्छे नहीं है। हम यहाँ पर किसी को भी जिंदा रहने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ये जिंदा छोड़ देंगे तो ये लोग तुम्हारे गार्ड्स को बुला लाएंगे। ज़ू फैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उस मोटू के सामने खड़ा हो जाता है और उन सब से कहता है, ये मोटा लड़का अब मेरी प्रोटेक्शन में है, अगर तुम सब लोग इसे मारना चाहते हो तो सबसे पहले तुम सब लोगों को मुझसे निपटना पड़ेगा। उन अटैकर्स का बॉस ज़ू फैन से कहता है, तुम तो बस एक आम से लड़के हो जिसके पास की गैदरिंग राउंड की 5th स्टेज है, तुम्हें क्या लगता है तुम हम सबको रोक सकते हो? अटैकर्स के बॉस के साथ वाला एक और बंदा आगे बढ़ता है और कहता है, हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आज तो हमें ये लड़का बिल्कुल अपने गार्ड्स के बिना मिला है, आज ही हम इस किस्से को खत्म करते हैं। इनके साथ जितने भी लोग हैं उनको तो हम लोग वैसे भी मारने वाले हैं, तो चलो फिर इसी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इस पैटी को मारते हैं, फिर इस लड़की को मार देंगे। इस तरह हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वो मोटू ज़ू फैन से कहता है, ये सारे लोग यहाँ पर मेरे लिए आए हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक प्लान बनाता हूँ। मैं यहाँ से दूसरी तरफ भागता हूँ, ये सब लोग मेरे पीछे आएंगे, तुम यहाँ पर सिस्टर नुई को लेकर वापस क्यानलांग पवेलियन चले जाना, इस तरह तुम दोनों की जान बच जाएगी। ज़ू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इनका ध्यान भटका सकते हो? जितना तुम्हारा साइज है तुम तो यहाँ से थोड़ी दूर भी नहीं भाग पाओगे और पकड़े जाओगे। तुम्हारा ये प्लान किसी भी काम का नहीं है। वो मोटू से कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या प्लान है, तुम क्या करना चाहते हो? ज़ू फैन कहता है, ये तो सीधी सी बात है, इनके साथ फाइट करेंगे और इन सबको मार डालेंगे। और साथ ही ज़ू फैन आगे बढ़ता है और अपने मून व्हील को बाहर निकाल लेता है। उन अटैकर्स का बॉस जो कि सबसे पहले सामने खड़ा होता है, ज़ू फैन अपने मून व्हील को यूज करते हुए सबसे पहले उसी पर अटैक करता है। वो कहता है, ये तो एक मैजिक वेपन है और इस लड़के की पावर इतनी ज्यादा भी कम नहीं, मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। ज़ू फैन उसको मार देता है। ज़ू फैन जैसे ही उसको मारता है बाकी के सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो सारे भागते हुए ज़ू फैन को मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं, सबसे पहले इस लड़के को मारो, इसके पास मैजिक वेपन है और इसने हमारे बॉस को भी मार दिया है। ज़ू फैन फिर से अपने मून व्हील को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है, मुझे लगा ही था तुम लोग अपने बॉस का बदला लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ोगे। वो और 3-4 लोगों को मार देता है। जितने भी लोग बाकी बचते हैं वो सारे यही सोच रहे होते हैं कि यहाँ से भागा जाए, क्योंकि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जबकि ज़ू फैन उन सब की तरफ घूर कर देखता है और कहता है, तुम सब लोग मेरे इलाके में खड़े हो और यहाँ पर आकर तुम सब लोगों को लगता है कि तुम सब लोग अपनी मर्जी कर सकते हो, यहाँ से मेरी मर्जी के बिना कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकता। उन अटैकर्स में से एक बाकियों से कहता है, हम सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कमजोर सा लड़का है, बस इसके पास एक मैजिक वेपन है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें बस इसके मैजिक वेपन से बचना होगा, बाकी इसके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हम सब लोग एक साथ मिलकर इस पर अटैक करते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस तरह इसके पास भागने का वक्त नहीं होगा और ना ही सब पर एक साथ अटैक कर पाएगा। जैसे वो सारे अटैकर्स उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ज़ू फैन अपनी और भी ज्यादा पावर्स को रिलीज करता है, जबकि मोटू उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर कहता है, इसकी की पावर बिल्कुल मेरे फादर की तरह है, यानी कि एम्परर की तरह। या फिर हो सकता है कि इसकी की पावर का प्रेशर मेरे फादर से भी ज्यादा है, यानी कि इसकी की का प्रेशर इस तरह का है कि ये किसी को भी खत्म कर सकता है जो भी इसके रास्ते में आएगा। इसको देखकर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये रूल करने के लिए बना है, ये एक एम्परर बनने के लिए बना है। ज़ू फैन उन अटैकर्स में से एक को छोड़कर बाकी के जितने भी अटैकर्स उसके साथी होते हैं उन सभी को मार देता है। ज़ू फैन आखिरी बचे हुए साथी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? वो अटैकर जैसे ही उसे उसका नाम बताने वाला होता है कि उसे यहाँ पर किसने भेजा है, पीछे से उसे फ्लूट की आवाज आती है, यानी बांसुरी की आवाज आती है और उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर ज़ू फैन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। ज़ू फैन कहता है, ये तो एक स्पेशल टेक्निक है, अपनी सोच के साथ किसी को मारना, इसका नाम सोल इल्यूमिनेशन पावर है। ज़ू फैन कहता है, ये बंदा जिसने अभी इसको मारा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर मैं अपने ब्लडी बेबी और अपने मून व्हील दोनों को एक साथ भी यूज करता हूँ तो भी मैं इससे फाइट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लांग नुई और मोटू भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैसे वो सामने की तरफ देखते हैं तो सामने एक बंदा खड़ा होता है जिसके हाथ में बांसुरी होती है। मोटू उसको देखकर कहता है, टीचर, जबकि लांग नुई से इंसेस्टर फैंग कैरी होती है। मोटू उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, टीचर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं?
जू फैन उसे देखने के बाद उसे कहता है, तुम तो 5 गार्डियंस में से एक गार्डियन हो जो कि इंपीरियल फैमिली को प्रोटेक्ट करते हैं। तुम्हारा नाम फैंग क्यूबाई है और तुम्हें स्वर्ड डीएटी भी कहा जाता है। मास्टर लॉन्ग जियो भी वहीं पर होते हैं और हंसते हुए क्यूबाई से कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़के की नजर बहुत ज्यादा तेज है, ये किसी को सिर्फ एक बार देखकर ही पहचान सकता है कि वो कौन है और उसका पावर लेवल क्या है। लॉन्ग नोई भी अंकल जियो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश जाती है और उनसे कहती है, आप दोनों यहाँ पर कब आए? अगर आप दोनों पहले से यहाँ पर मौजूद थे तो आप लोग यहाँ पर आए क्यों नहीं? हमें बचाया क्यों नहीं? मास्टर जियो से कहते हैं, हम लोग तो काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, हम लोग तब से यहाँ पर हैं जब ये दोनों आपस में फाइट कर रहे थे। मास्टर जियो जू फैन से कहते हैं, लड़के तुम तो बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, आज मैंने तुम्हें पहली बार फाइट करते हुए देखा है। यहाँ पर 12 से भी ज्यादा लोग थे जिन्हें तुमने अकेले ही हरा दिया। जब मैं तुम्हारी तरह यंग था मेरे पास भी इतनी ज्यादा बहादुरी नहीं थी, मैं भी इतने सारे लोगों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था। वो मोटू हंसते हुए अपने टीचर से कहता है, टीचर अगर आप लोग यहाँ पर पहले से आ चुके थे तो आप मेरी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आए? आपने अपने डिसाइपल को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? चलिए अगर मैं अकेला होता फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन यहाँ पर सिस्टर लॉन्ग नोई भी थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो फिर मुझे मुश्किल हो जाती। मास्टर क्यूबाई कहते हैं, अगर मैं हेल्प करने के लिए पहले से यहाँ पर आ जाता तो मैं इतना अच्छा शो कहाँ से देखता और मैं इस लड़के की एबिलिटीज को कैसे देख पाता। और साथ ही मास्टर क्यूबाई जू फैन से कहते हैं, और मुझे ये भी लगता है कि इस लड़के ने अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं दिखाई। जू फैन मास्टर क्यूबाई से कहता है, सीनियर आप तो बस मेरी ऐसी ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इतना भी ज्यादा हास नहीं हूँ। और साथ ही जू फैन मास्टर से कहता है, मास्टर क्यूबाई मुझे एक बात की समझ नहीं आई, जैसे ही मैं उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करने वाला था आपने उसको मार क्यों दिया? मैं इस बात का क्या मतलब समझूं? मास्टर क्यूबाई उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा होशियार हो, लेकिन बाज दफा होशियारी इंसान को मरवा देती है। जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है तुम्हारी ये होशियारी तुम्हारे काम नहीं आएगी और तुम्हें बचा नहीं पाएगी। जितनी स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है इतनी होशियारी तुम्हारे काम नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें इन सब मसलों में नहीं पड़ना चाहिए। जू फैन मास्टर क्यूबाई की बात सुनने के बाद सोचता है कि मास्टर मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही मुझे वार्निंग भी दे रहे हैं कि मेरी स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा नहीं है जिसने भी इन अटैकर्स को यहाँ पर भेजा था कि मैं उनका सामना नहीं कर सकता। इसी वजह से मास्टर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे चुप रहने का कह रहे हैं। जू फैन मास्टर क्यूबाई से कहता है, ठीक है आपने जो कुछ भी कहा मुझे उस सब की समझ आ गई, आज के बाद मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करूंगा, मैं इस सब को भूल जाऊंगा। मुझे वार्निंग देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर क्यूबाई हंसते हुए कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हो, तुम्हारे जैसा बच्चा मैंने आज से पहले नहीं देखा, तुम्हें पता है कब फाइट करनी है और कब पीछे हटना है। मास्टर क्यूबाई जू फैन से कहते हैं, लड़के तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो, मुझे नहीं लगा था कि 7 फैमिलीज के अलावा भी कोई ऐसा लड़का हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा हास हो, लेकिन तुम्हें अभी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो, मैं तुम्हारी पावर्स को रिलीज करवाऊंगा और तुम्हें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कराऊंगा कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे, तुम इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम्हें बहुत सारे नए स्किल्स भी मिलेंगे। जू फैन भी मास्टर क्यूबाई की ऑफर के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है, जबकि वो मोटू और लॉन्ग नोई भी जो बात सुनकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि आज से पहले मास्टर क्यूबाई ने अपने लिए कभी भी कोई डिसाइपल नहीं चुना। लॉन्ग नोई कहती है, फैंग क्यूबाई के बारे में सारे लोग नहीं जानते, लेकिन 7 फैमिलीज वाले इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है। हमारी 7 इंपीरियल फैमिलीज में से हर कोई यही चाहता है कि उनका बच्चा इसके पास जाए और जाकर ट्रेनिंग ले, लेकिन मास्टर क्यूबाई कभी भी किसी को एंटरटेन नहीं करते और ना ही किसी की बात सुनते हैं, यहाँ तक कि ये एम्परर की बात भी नहीं मानते। ये मोटू मास्टर क्यूबाई का स्टूडेंट है, लेकिन ये भी इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। ये 3 साल तक मास्टर क्यूबाई के दरवाजे पर लेटा रहा था, इसीलिए मास्टर क्यूबाई ने इसे अपना स्टूडेंट बना लिया, लेकिन मास्टर क्यूबाई ने इसे कभी भी अपनी टेक्निक्स नहीं सिखाई। इसीलिए तो ये मोटू सिर्फ इसे टीचर कहता है, अपना मास्टर नहीं कहता, क्योंकि मास्टर क्यूबाई ने इसे कभी अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट ही नहीं किया। लॉन्ग नोई कहती है, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मास्टर क्यूबाई खुद से जू फैन से कहेंगे कि वो उसका स्टूडेंट बन जाए, ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आखिर जू फैन में ऐसा क्या हास है? नोई कहती है, अगर जू फैन इसका डिसाइपल बन जाता है और इसके पास जाकर ट्रेनिंग करता है, जब जू फैन अपनी ट्रेनिंग करके वापस आ जाएगा तो 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों को भी इसकी रिस्पेक्ट करना पड़ेगी। सभी लोग इसे जानते होंगे कि ये मास्टर क्यूबाई का स्टूडेंट है। जबकि जू फैन उससे सोच रहा होता है, मैं किसी को अपना टीचर कैसे बना सकता हूँ, मैं किसी को अपना मास्टर नहीं मान सकता। अगर किसी को मेरा मास्टर बनना है तो उसे एक एम्परर लेवल का मास्टर होना चाहिए। मैं एक डीमन एम्परर हूँ, मैं ऐसे ही किसी को अपना मास्टर नहीं बना सकता। मास्टर क्यूबाई मास्टर जियो से कहते हैं, थर्ड प्रिंस यहाँ पर एक काम के सिलसिले में आए थे, इसलिए मैं इनको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, आप लोग अपने आप वापस चले जाना। और साथ ही मास्टर क्यूबाई उस मोटू को उठाते हैं और वहाँ से शू करके चले जाते हैं। जू फैन कहता है, ये मास्टर तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है। उनके वहाँ से चले जाने के बाद मास्टर जियो जू फैन से कहते हैं, ब्रदर जू तुम मेरे साथ आओ qianlang पवेलियन में, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जू फैन मास्टर जियो के साथ वापस qianlang पवेलियन में आ जाता है। मास्टर जियो के हाथ में एक पेपर होता है, वो उनसे कहते हैं, ये लो ये तुम्हारा पेपर है। जू फैन कहता है, ये क्या है? मास्टर जियो से कहते हैं, खोलकर देख लो। जू फैन से खोलकर देखता है तो वो एक अलायंस का एग्रीमेंट पेपर होता है, यानी कि आज के बाद लू फैमिली वाले qianlang पवेलियन की प्रोटेक्शन में रहेंगे। जू फैन काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, ये एग्रीमेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अब qianlang पवेलियन वाले बिना किसी शर्त के लू फैमिली की मदद करेंगे, यानी कि qianlang पवेलियन और लू फैमिली दोनों तकरीबन एक जैसे ही हैं, यानी एक फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। जू फैन कहता है, एक बार ये एग्रीमेंट साइन हो जाए उसके बाद मेरी लू फैमिली की तरफ से टेंशन कम हो जाएगी, मैं आराम से अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर फोकस कर सकता हूँ। मास्टर जियो जू फैन से कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम्हें पहले से पता था कि ऐसा होने
वाला है। जू फैन भी सोच रहा होता है, हाँ मुझे ये बात पहले से पता थी कि एक ना एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक जितना कुछ भी किया है वो सब कुछ इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए तो किया है। फिर जू फैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, मैं अभी लू फैमिली के मेंशन में जाता हूँ और मिस जिया से इसके ऊपर साइन करवा कर लाता हूँ। मास्टर जी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे कहते हैं, यहीं पर रुको, तुम वापस नहीं जाओगे, तुम्हें यहीं पर इसे साइन करना होगा, तो यहीं पर साइन करो। जू फैन मास्टर जी से कहता है, लेकिन मैं इसके ऊपर साइन कैसे कर सकता हूँ, मैं लू फैमिली का हेड नहीं हूँ, मैं तो लू फैमिली का बटलर हूँ, इसलिए मेरे साइन नहीं चलेंगे। मास्टर जी से कहते हैं, ये एग्रीमेंट तुम्हारे लिए बनाया गया है, ना कि लू फैमिली के लिए, इसलिए लू फैमिली के हेड के इसके ऊपर सिग्नेचर होना बिल्कुल बेकार बात है, इसलिए तुम्हें इसके ऊपर सिग्नेचर करना होंगे। मास्टर जी कहते हैं, हमारे पैट्रियार्च ने इस एग्रीमेंट को बहुत ही खास तौर पर बनाया है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जहाँ पर जू फैन होगा वहीं पर हमारी अलायंस टिकेगी, पर लू फैमिली के साथ कोई खास रिश्ता नहीं है, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, यानी जहाँ पर जू फैन होगा वहाँ पर लू फैमिली होगी और वहीं पर कियानलांग पवेलियन तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। जू फैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि कियानलांग पवेलियन का पैट्रियार्च वाकई में बहुत ज्यादा खास इंसान है और समझदार भी। नेक्स्ट सीन में जू फैन कियानलांग पवेलियन से वापस आ जाता है और वो रात के वक्त आता है। वहीं पर टोंगलिन बाहर फिर रहा होता है। जू फैन उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मिस जिया कहाँ पर है, मेरे पास कुछ बहुत ही जरूरी बात है जो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ। टोंगलिन उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। जू फैन टोंगलिन के पीछे पीछे चल पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो दोनों किचन की तरफ जा रहे होते हैं। जू फैन कहता है, हम लोग किचन की तरफ क्यों जा रहे हैं। टोंगलिन जू फैन को लेकर किचन के अंदर जाता है तो वहाँ पर मिस जिया बड़े ही आराम के साथ सो रही होती है। टोंगलिन कहता है, मिस जिया सुबह से लेकर शाम हो गई है, अभी तक किचन के अंदर है, वो तुम्हारे लिए कुछ बनाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सुबह तुमने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। मिस जिया ने आज पूरा दिन कुक से भी मदद ली है और कुछ रेसिपीज तैयार की है, मैं भी काफी ज्यादा थक चुका हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन यंग मिस और यंग मास्टर के सामने तुम्हें इज्जत से पेश आना चाहिए, इस तरह तुम्हें उनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तब तुम पूरे महीने के लिए अपने रूम के अंदर कल्टीवेट कर रहे थे, तो मिस जिया पूरा महीना मेहनत करके तुम्हारे लिए एक रेसिपी बना रही थी ताकि जब तुम रिकवर करके बाहर आओ तो वो तुम्हारे लिए डिलीशियस खाना बना सके, क्योंकि यंग मिस ने इससे पहले कभी खाना नहीं बनाया, इसीलिए उनका खाना जल गया था। मुझे लगता है कि तुमने उनके लिए जितना कुछ भी किया है वो इस खाने को तुम्हें पेश करके तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती है। जू फैन आगे बढ़ता है और उसके बनाए हुए खाने में से एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डालता है और टोंगलिन से कहता है, मिस जिया के पास वाकई में कोई टैलेंट नहीं है, इनका खाना तो बिल्कुल बेकार है। टोंगलिन उसे कहता है, हाँ मुझे पता है मिस जिया के पास जरा भी टैलेंट नहीं है, वो कुकिंग नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुम्हें उनके सामने इस तरह एक्टिंग करनी चाहिए कि तुम्हें इनका खाना बहुत ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि मिस जिया ने बहुत ही मेहनत करके इसे बनाया है। टोंगलिन आगे बढ़ता है और एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालता है और कहता है, जरा मेरी तरफ देखो, मैं किस तरह इनकी तारीफ करता हूँ। और जैसे ही वो उसको निगलता है वो दूसरी तरफ जाकर उल्टी करना शुरू कर देता है। टोंगलिन जू फैन से कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, मिस जिया को तो बिल्कुल भी खाना पकाना नहीं आता, इसलिए मुझे माफ कर देना, थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें इतना लंबा भाषण दे दिया। फिर वो जू फैन की तरफ देखता है तो जू फैन मिस जिया का बनाया हुआ खाना खा रहा होता है। टोंगलिन जू फैन से कहता है, अच्छा मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, जो भी मैंने तुमसे कहा है, तुम्हें इस बात को सीरियस लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें ये खाना खाने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल बेकार है, तुम इसे नहीं बचा पाओगे। जू फैन उसे कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख लगी है। जू फैन उन प्लेट्स में रखा हुआ सारे का सारा खाना खा जाता है। मिस जिया की थोड़ी देर के बाद होश आती है तो वो अपनी प्लेट्स को देखती है तो वो खाली होती है और उसके ऊपर जू फैन का कोट होता है ताकि उसे ठंड ना लगे, और जू फैन भी उसके साथ ही बैठा सो रहा होता है। मिस जिया उसकी तरफ देखती है तो शर्माना शुरू कर देती है। मिस जिया सोच रही होती है, तो इसका मतलब मैं और जू फैन दोनों सारी रात यहीं पर थे और हम दोनों एक साथ इकट्ठे सो रहे थे, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जू फैन जो कि बड़े ही आराम के साथ सो रहा होता है। मिस जिया शर्माते हुए उसके चेहरे की तरफ देखती है और फिर उसको किस करने के लिए अपने होंठों को उसके आगे बढ़ाती है। मिस जिया अपने होंठों को उसके होंठों के बिल्कुल करीब ले जाती है और जैसे ही वो उसे किस करने वाली होती है उसी वक्त टोंगलिन अंदर आ जाता है। मिस जिया बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर से सोने का नाटक करना शुरू कर देती है। टोंगलिन भागता हुआ अंदर आता है और जू फैन और मिस जिया को इस तरह देखकर कहता है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और साथ ही वो मिस जिया के चेहरे पर देखता है तो उनका चेहरा क्योंकि ब्लशिंग की वजह से लाल होता है। वो कहता है, मिस जिया को क्या हुआ। जू फैन अपना माथा उसके माथे के साथ लगाता है और कहता है, हाँ इस लगता है कि इसको बुखार हो गया है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है। जू फैन कहता है, पहले तो मैं इसे उठाकर इसके रूम में ले जाना चाहता था, फिर मैंने कहा कि अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ये जाग जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि यहीं पर इसके साथ ही बैठ जाता हूँ और सारी रात इसे गार्ड करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि सारी रात जहाँ पर सोने की वजह से ये बीमार हो जाएगी। अब जरा इसका चेहरा तो देखो कैसे लाल पड़ गया है। जू फैन जल्दी से मिस जिया को उठा लेता है और टोंगलिन से कहता है, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो बाद में करना, अभी के लिए मैं इसे रूम में लेकर जा रहा हूँ ताकि ये रेस्ट कर सके क्योंकि मिस जिया बीमार हो चुकी है। जू फैन जैसे उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है टोंगलिन कहता है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते, बाहर कोई आया है जो कि यंग मिस से बात करना चाहता है और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, अगर हम उससे बात नहीं करते तो ये बहुत ही बुरा होगा हमारी फैमिली के लिए। जू फैन कहता है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो बहुत ज्यादा खास इंसान है या कोई आम इंसान है, हम लोग उससे मिलने के लिए नहीं जाएंगे, उसे जाकर कह दो कि या तो इंतजार करे या फिर कल आए। क्या तुमने मिस जिया की हालत नहीं देखी, जरा इसके चेहरे को तो देखो किस तरह लाल पीला हुआ जा रहा है, मैं इसे रेस्ट करवाने के लिए इसके रूम में लेकर जा रहा हूँ, उस बंदे से कहो कल आ जाए। टोंगलिन उसे कहता है, ब्रदर जू फैन तुम ऐसे नहीं जा सकते, वो बंदा जो इससे मिलने के लिए आया है उसके पास इंपीरियल गोल्ड टोकन है और जिसके पास भी ये इंपीरियल गोल्ड टोकन होता है वो इंपीरियल फैमिली से यहाँ पर आया होता है। टोकन का मतलब है कि वो इंपीरियल रॉयल गार्ड आर्मी से है। 7 फैमिलीज वाले भी इस तरह के टोकन वाले गार्ड्स को वेलकम करने के लिए दरवाजे तक जाते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और एम्प्रेस की बात को मना कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको सजा दी जाती है। तो पास में एक बार ऐसा भी हो चुका है, इसे टोकन वाले एक बंदे को वेलकम करने से मना कर दिया था और फिर एम्परर ने उसे सजाए मौत दे दी थी। जू फैन कहता है, हो सकता है कि कल जो कुछ भी हुआ है उसी वजह से ये इंपीरियल गार्ड यहाँ पर आया है। जू फैन टोंगलिन से कहता है, जाओ जाकर उस इंपीरियल गार्ड से कह दो कि यंग मिस बहुत ज्यादा बीमार है, वो आज उससे नहीं मिल सकती, वो यहाँ पर कल आए। टोंगलिन उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो, क्या तुम्हें पता है ये
ऑर्डर्स एम्परर ने डायरेक्टली दिए हैं। क्या तुम वाकई में एम्परर के ऑर्डर्स को नहीं मानने वाले? जू फैन सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये वाले ऑर्डर्स एम्परर ने नहीं बल्कि थर्ड एम्परर ने दिए हैं, ठीक है, थर्ड जंग मास्टर उस मोटू ने दिए हैं। और वो मोटू एक बहुत ही अच्छा इंसान है, अगर मैं उसकी बात को नहीं भी मानता तो वो हमें सजा नहीं देगा। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।